डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनंत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। लेकिन इस समय मेरा पूरा परिवार उत्तराखंड में आ चुका है। हम किस जगह पर रहते हैं मैं बता नहीं सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बचपन से ही मेरी दिमागी क्षमता बहुत कम रही। ज़्यादातर लोग मेरे परिवार को कहा करते थे कि मैं पागल हूं, कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं पूरी मेहनत किया करता, चीज़ों को समझने के लिए अपना पूरा दिमाग लगाया करता। लेकिन मुझे भी लगने लगा मेरा दिमाग ऐसा ही है, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में पड़ती ही नहीं, शायद मैं भोंदू हूँ। फिर समझ में आया मैं उन खास बच्चों में से एक हूँ जो ऐसे ही पैदा होते हैं। आसान चीज़ों को मैं समझ नहीं पाता, लेकिन मुश्किल चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ। स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास बैठना कोई पसंद नहीं करता। मेरी उम्र 15 साल हो चुकी है, लेकिन अब तक मैंने कोई अच्छा दोस्त बनाया ही नहीं। जो भी मुझसे कुछ समय तक बात करता है उसके बाद मुझसे दूर हो जाता है, मुझे भोंदू कहता है। लेकिन मैं भोंदू नहीं हूँ, मेरा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। मैंने स्कूल में जब भी प्रोजेक्ट मिला उसे बनाया ज़रूर, जो किसी की समझ में नहीं आया। 8वीं कक्षा में मैंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो अपने आप हिलती थी और ऐसा धुआं बनाती जिसमें आपको आकार नजर आता। पहले तो मेरे सभी टीचर मुझ पर हंस रहे थे कि ये तुमने क्या बनाया है, धुआं बनाने वाली मशीन, इससे क्या होगा। मैंने कहा था ये सिर्फ धुआं बनाने वाली मशीन नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। उनका आकार बिल्कुल इंसानों जैसा होता है, मैं उन्हें महसूस कर पाता हूं, लेकिन इस मशीन के जरिए मैं उन्हें देख भी सकता हूं। फिर उन्हें मैंने धुएं से आकार बनाकर दिखाए। मेरे टीचर बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने मेरे परिवार को कहा था इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया लगता है। एक तो ये पहले से ही पागल है, दूसरा इस पर ऐसा भूत प्रेत का साया आ गया है, ये कुछ ऐसा कर देगा जिससे सबको नुकसान हो सकता है। मुझे 1 महीने के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था और घर बैठा मैं बस यही सोचा करता, मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे लोगों की भलाई हो। भले ही मेरा दिमाग उस तरह से काम नहीं करता जैसे सबका करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आसानी से समझता हूं। तो जहां दिमाग काम करता है मैं उसी तरफ दिमाग लगाऊंगा ना। शायद मेरा दिमाग ऐसा ही है। उसके अगले साल मैंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे मैं साबित करना चाहता था कि मुझ पर किसी भी भूत प्रेत का साया नहीं था, बल्कि असल में हमारे साथ ऐसे जीव रहते हैं जो या तो भटकती हुई आत्माएं हो सकती हैं, या हो सकता है हमारे साथ वो रहते हैं, वो भूत प्रेत नहीं हैं, कुछ और हैं। मैंने उस मशीन के जरिए हमारे शरीर के अंदर हल्का फुल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, जिससे हमारी चमड़ी को कोई छू सकता था, और वो इंसान नहीं कुछ और थे। मैंने अपनी चमड़ी पर वो एहसास किया, और जब उस कुर्सी के ऊपर मेरे अध्यापक बैठे थे वो डर गए और तब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं पागल हूँ ये कहकर मैं बाकी बच्चों को बिगाड़ दूंगा और मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ जो किसी काम का नहीं होता। मैं बहुत रोया था और उस दिन मैंने सोच लिया शायद मेरा दिमाग ठीक ही नहीं है, मुझे मरना ही होगा, तभी मैं अगले जन्म में कुछ अच्छा बन पाऊंगा। लेकिन उस शाम घर में कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए, ये सरकारी लोग लग रहे थे लेकिन खुफिया एजेंसी में काम करने वाले, और उनके सवाल भी कुछ ऐसे थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा अपनी वो कुर्सी दिखाओ और पिछले साल वाला प्रोजेक्ट भी दिखाओ। उन्हें यह खबर कैसे मिल गई मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कुर्सी पर बैठकर देखा और उनके रोंगटे जिस तरह से खड़े हो गए वो घबरा चुके थे। जिसके बाद
उनका जो लीडर था वो मुझसे बात कर रहा। तुम्हें ये कब से महसूस हो रहा है? मैंने कहा, जी काफ़ी समय से। मैं महसूस कर पाता हूँ कि हमारे आसपास कुछ तो है जिसे ना तो किताबों में बताया जाता है ना हमें सिखाया जाता है। उन्होंने कहा, तुमने इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन कैसे बना ली? एक 14 से 15 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, जी मेरा दिमाग इसमें काम करता है। मुझे मशीन के पुर्जे नजर आने लगते हैं, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, फिर मैं बनाता चला जाता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा ही है। लेकिन ये बात बताते वक्त सामने रखे वो चावल मैं चम्मच से सही से उठा नहीं पा रहा था, और मेरे साथ ऐसा ही होता है। मेरे हाथ सही से काम नहीं करते। मैं चावल खाना तो चाहता था लेकिन चम्मच मुंह के करीब नहीं आ रहा, बल्कि कभी कान के करीब तो कभी ठुड्डी के करीब, और चावल नीचे गिरे जा रहे थे। फिर आंखों से थोड़े आंसू बहे। मुझे लगा था वो इम्प्रेस हुआ होगा, लेकिन मेरी इस हरकत ने शायद मुझे छोटा कर दिया। फिर उसने मेरे हाथ को पकड़ा, चम्मच को मेरे होंठों के करीब लेकर आया और फिर कहने लगा, तुम्हारे दिमाग के चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा दिमाग को चलाने में इस्तेमाल कर रहे हो, तभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर पड़ रहा है। तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने खास हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दे सकता हूं। और इस दुनिया की एक खास बात समझ लो, हम सब काम क्यों करते हैं? रुपए कमाने के लिए, ताकि हमारे परिवार को सब कुछ मिल पाए। इस काम से तुम इतने रुपए कमा सकते हो जितने कोई सरकारी नौकरी वाला या बड़ा बिजनेसमैन नहीं कमा सकता। क्या तुम ये काम करना चाहोगे? मैंने कहा, जी हाँ, आप मुझे काम देंगे, लेकिन काम कैसा होगा, मैं कर भी पाऊंगा? उसने कहा, वो हम पर है, तुमसे काम कैसे लेना है। तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। तुम इस काम को छोड़ नहीं सकते, काम को पूरा करना होगा, और इसके बारे में किसी को बता नहीं सकते। परिवार वालों से दूर रहना होगा, और तुम जितना भी कमाओगे वो तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा। वैसे भी तुम्हें लगता है तुम्हें कोई काम मिल पाता? मैंने कहा, जी नहीं, मैं तो खुद सोचता हूं मैं घर वालों पर आगे चलकर बोझ बन जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे काम मिलेगा, मुझे रुपए अच्छे मिलेंगे, मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था, और उसके बाद मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं एक सरकारी खुफिया प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आम लोगों को बताया नहीं जाता। कह सकते हैं हथियारों के एक्सपेरिमेंट या शरीर पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट। मैं पूरी तरह से तैयार, और मुझे भेजा गया पश्चिम बंगाल के जंगलों में। वहां बनाए गए थे बंकर। आंखें मेरी बंद कर दी गई थी ताकि मैं उस जगह के बारे में ज़्यादा जान ना पाऊं। एक 14 से 15 साल का बच्चा, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था। मुझे लगा था अंडरग्राउंड एक बंकर बनाया गया होगा, वहाँ पर मुझे रहना होगा, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, या मुझसे ऐसी मशीनें बनवाई जाएंगी जो शायद मानवता की भलाई के लिए काम आए। लेकिन उस खास बेस तक पहुंचने के बाद मैं खुद सोच में पड़ा हुआ, क्या यहाँ पर काम करना होगा? और मुझसे कहा गया, बिल्कुल मुझे यहाँ पर काम करना होगा। ये 20 लोगों की टीम थी, जिसमें डॉक्टर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे, साइकेट्रिस्ट भी थे। वो 20 लोग मुझे सिखाते आखिर यहाँ काम क्या करना है और कैसे करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं थी, सीधे काम शुरू करना था। आसपास कुछ घर बने हुए थे और उनके बीच में एक बड़ा तालाब था। ये प्राकृतिक तालाब था, बनाया गया नहीं था, लेकिन इसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा, पूरी तरह से काला। और फिर मुझे बताया गया, इस तालाब के आसपास अजीब एहसास होता है, जैसे भूत प्रेत यहाँ पर निवास करते हों। चीज़ें अपने आप हिलती हैं और हमें पता लगाना है क्या सच में भूत प्रेत होते हैं और क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे उस तालाब के अंदर उतरना था। ऑक्सीजन पाइप मुझे मिलेगी जिससे मैं सांस ले पाऊंगा। मैंने पूछा, पानी के अंदर क्यों? यह काम तो बाहर भी किया जा सकता है। तो मुझे कहा गया, काले पानी में उतरने के बाद ऐसी जगह जहां ऐसा एहसास होता है, आप अकेलेपन को अनुभव कर पाते हैं और तब आप उसे जान सकते हैं। अब तक 100 लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम खुद समझ नहीं पाते और सामने वाला हमें एक्सप्लेन कर नहीं पाता
क्योंकि ये अनुभव उसके दिमाग में होता है। तो तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है तुम वो काम कर पाओ जो अब तक 100 लोगों में से कोई कर नहीं पाया है। पहले ही दिन मुझे ऑक्सीजन पाइप देकर उस तालाब में उतारा गया था और जब मैं बाहर निकलता उसके बाद सबको बताता आखिर मैंने क्या महसूस किया और कैसे महसूस किया। मैं तालाब के अंदर और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही, क्योंकि ज़रा सा सांस लेने में परेशानी हुई तो मैं मर भी सकता हूँ। तालाब काफ़ी ज़्यादा गहरा है, भले ही ऑक्सीजन पाइप दिया गया है, नाक के साथ अच्छे से जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। और फिर मैंने पानी में महसूस किया। पानी पूरी तरह से स्थिर था, अगर मैं नहीं हिलता तो कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन पानी में मैंने वैसे आकार देखे जैसे मैं घर में देखा करता था, खाली जगह पर देखा करता था। बाथ टब में जब मैं नहाता तब मुझे महसूस होता। मैं डरकर पानी से बाहर आ गया। मुझसे उन्होंने सवाल पूछे थे, मैंने क्या देखा, और मैंने पूरी तरह से बताया। मैंने आकार देखे और ये आकार मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे इंसानी आकार है, लेकिन कुछ बदलाव भी है। अब उस बदलाव को समझाया नहीं जा सकता। अगले दिन फिर से मुझे उस तालाब में उतरना पड़ा, जिसके बाद मैंने वो आकार फिर से महसूस किए और तालाब के बाहर आने के बाद मैंने देखा कोई है बिल्कुल मेरी छाती के साथ सटा हुआ, और शायद ये आंखें हैं जिसे मैं देख पाया, या ये भूत है। भूत भूत कहा था मैंने। पहले इस तरह से कभी नहीं डरा था। इस बार मैं डरा और उन्होंने मुझसे पूछा उसका आकार कैसा था, आंखें कैसी थी। मैं जो महसूस करता मैं वो बताता। 20 दिन तक मैं वहां पर रहा, जो जो महसूस करता रहा वैसा वैसा मैं बताता रहा। और वो वैज्ञानिक, मेरी वो टीम बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं पहले से ज़्यादा जानकारी दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ को देखता हूँ मेरा दिमाग अच्छे से उसे अंदर छपा लेता है और मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। फिर मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई खास काम बनने वाला नहीं। हमें एक मशीन चाहिए होगी जो पानी में वाइब्रेशंस पैदा करे, और जब मॉलिक्यूल्स हिलेंगे, पार्टिकल्स हिलेंगे, उसके बाद हमें वो आकार अच्छे से महसूस होगा। मैं उस मशीन को बनाने का तरीका जानता हूँ। एक छोटा बच्चा ऐसी मशीन बनाने की बात कर रहा था तो कोई भी उसे नकार देता, लेकिन उनका काम यही था। मेरे साथ मिलकर 15 दिनों में उस मशीन को उन्होंने बनवाया था। वहाँ बड़े बड़े इंजीनियर थे जो ये काम बड़ी तेज़ी से कर सकते थे। मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा और वो बिल्कुल वैसा कर रहे, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने गर्व का अनुभव किया था। इससे पहले मुझे लगा करता था कि मैं कचरा हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता, हर कोई कहता है तुम पागल हो। पहली बार लग रहा है कि वो मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम ये कैसे कर लेते हो, मुझे अच्छा एहसास दिलाते हैं। 15 दिनों में वो मशीन बनाई जो बिल्कुल मेरे सामने हो जब मैं पानी के अंदर हूँ, ताकि मैं स्पर्श महसूस कर पाऊँ। ऐसी ही मशीन वाला वो प्रोजेक्ट मैंने स्कूल में बनवाया था। यहाँ उस मशीन के सामने बैठा था मैं, पानी के अंदर। पानी पूरी तरह से काला था, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब वाइब्रेशंस होना शुरू हो गई, पानी के मॉलिक्यूल्स बड़ी तेज़ी से हिल रहे होंगे, मैंने वो आकार महसूस किया। वो बिल्कुल एक इंसानी आकार था, लेकिन एक बदलाव था। अब मैं कैसे बताता वो कैसे बदलाव है, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हम इंसान चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़े हुए भी होते हैं। जैसे एक कागज़ के ऊपर आप एक लाइन बनाएं तो एक सीध में, फिर एक क्रॉस बना दें तो दाएं बाएं ऊपर नीचे। और हम होते हैं 3 डायमेंशनल, हम आगे पीछे भी मोटे होते हैं, लेकिन वो एक अलग आकार के थे। इन 3 आकार के सिवा एक और तरफ बढ़े हुए। अब मैं कैसे बताऊं किस तरफ, क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे को ही बता सकते हैं, लेकिन वो कुछ अलग था। बार बार ऐसा किया गया। 1 महीने तक वो एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद मैं तो इस निष्कर्ष पर आ चुका था, वो 4th डायमेंशन है, चौथा आयाम।
वो जो जीव है जिसे हम भूत प्रेत मानते हैं, जो हमें एहसास करवाते हैं, हमारी चीजें कभी कभी हिलती हैं और हम सोचते हैं कोई मौजूद तो नहीं, भूत होगा, पोल्टरगीस्ट होगा। असल में वो चौथे आयाम के जीव हैं। हो सकता है वो भूत ही हों, हमारी आत्माएं जो चौथे आयाम में पहुंच जाती हैं। फिर वहां हम कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे हम फोर्थ डायमेंशन को एक्सप्लोर कर पाते। हम उस काले तालाब में वाइब्रेशंस को बदलकर उन्हें हल्का फुल्का देख भी सकते थे, और जो भी मेरी जगह होता वो यही कहता कि उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इंसानों की तरह जरूर है। जिसके बाद मैंने उन्हें कहा, एक और चीज की जा सकती है। हम अपनी आंखों से तो काले पानी में उन्हें देखते नहीं हैं, जैसे हमारे दिमाग के अंदर वो छवि आ रही है। आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन वो आवाजें कान से सुनाई नहीं देती, सीधे दिमाग में सुनाई देती हैं। हल्का फुल्का गर्मी और ठंड का एहसास भी होता है, जो चमड़ी से नहीं होता, क्योंकि पानी ठंडा है। हमें सिर्फ ठंडक का एहसास होगा चमड़ी से, वो एहसास दिमाग में होता है। मुझे लगता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारी जो आत्मा है, ये उसे एहसास होता है, और एक तरीका है हम उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो तरीका है अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करना, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरा मानना था जिस तरह से पहला आयाम दूसरे को अलग करता है, दूसरा आयाम तीसरे को अलग करता है, तीसरा चौथे को अलग करेगा, हम शरीर में रहकर 3 आयामों में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चौथे आयाम के लिए ये शरीर सही नहीं है। इस तरह हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जिससे शरीर में बहुत तेजी से वाइब्रेशंस हो। अब वो वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा तेज हों कि मेरे पूरे शरीर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तेजी से हिले, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि मैं गर्म होना शुरू हो जाऊं। इसी हिलने के कारण जो शरीर से वो स्रोत जुड़ा है मेरी आत्मा का, मैं उसे चौथे आयाम में ले जाने का तरीका ढूंढ चुका था। मैं इसे बता नहीं सकता क्योंकि मेरे दिमाग के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। पहली बार ऐसे लोग मिले थे जो मुझसे पूछ रहे कैसे करें, क्या करें, और मैं उन्हें बता रहा। मेरे अंदर से ऊर्जा का बहाव निकलना शुरू हो गया था। अब महसूस हो रहा है मैं पागल नहीं था, बल्कि मेरा दिमाग बाकियों से अलग तरीके से काम करता था। वो मशीन को बनाने में 1.5 महीना लगा, और 1.5 महीने बाद वहां जो एहसास होते थे, जो चीजें हिलती थी, अब मैं उसे खुद जाकर देखने वाला था, सिर्फ महसूस नहीं करने वाला था। मेरा मानना था मैं चौथे आयाम में जाकर आऊंगा, 4th डायमेंशन। उस मशीन को पानी में चलाया गया और पानी उबलने लगा, लेकिन गर्म नहीं हुआ था। अपने आप इसके जो मॉलिक्यूल्स थे हिलने लगे वाइब्रेशंस के कारण, और ऐसा मेरे शरीर के साथ भी हो रहा। आंखें मेरी बंद थीं, लेकिन मैं इस तालाब के बाहर देख पा रहा। पानी बिल्कुल जैसे मेरे लिए पारदर्शी हो गया हो, जबकि मेरी तो आंखें भी बंद, पलकें भी आंखों के ऊपर, और पानी भी तो काला था, ऊपर से अंधेरा भी। मैं फिर भी देख पा रहा, क्योंकि ये मेरा शरीर, मेरी आंखें या मेरा दिमाग नहीं देख रहा था, ये मेरी आत्मा देख रही थी। मैंने इस तालाब के परे महसूस किया, यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं है, वो जीव भी हैं। मैं उन्हें जीव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें इंसान भी नहीं कह सकता। इंसान जैसे थे, लेकिन एक अलग आकार के, 3 आकार से चौथा आकार अलग। मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने, यहां कई जीव। फिर मुझे झटका महसूस हुआ और मैं वापिस आ गया, और वापिस आकर मैंने सबको बताया। हम कामयाब हुए। सच में वो भूत प्रेत नहीं है जो हमें आसपास ठंडक का एहसास होता है, कोई हमें छूता है, हमारी चीज़ें हिलती हैं, जो चीज़ अपने आप होती है, और कभी कभी ऐसा आकार भी दिखता है। वो भूत प्रेत नहीं है, वो भी हमारी तरह हैं, शायद ऊपरी इंसान, चौथे आयाम के इंसान हमारी तरह थे, लेकिन उनके शरीर हमसे अलग थे, और मैं एक शरीर में गया था।
तीन आयामी शरीर को छोड़कर मुझे चौथे आयाम में एक अलग शरीर मिला था, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं नहीं जानता था। और इस तरह चौथे आयाम में दूसरी बार मैंने सफ़र किया और जो मैंने देखा आकर उसे मैं बयां नहीं कर पा रहा। मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे, वो दिखते हैं तीन आकार से चौथे आकार में अलग, वहाँ की चीज़ें कैसे हैं, क्या वो तकनीक में हमसे उन्नत हैं? मैंने उन्हें बताया मैं वहाँ से धरती को देख पा रहा था, और ना सिर्फ धरती को देख पा रहा था, मैं हर एक इंसान को देख सकता था। यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा है। किसी दूसरे देश में किसी से अगर हमें मिलना हो तो लंबा सफ़र तय करना होगा, लेकिन ये सफ़र हमारे शरीर को तय करना पड़ता है। वहाँ पर मेरी आत्मा थी और मेरी आत्मा तो धरती के हर एक जीव को बिल्कुल अपने सामने देख पा रही। चौथा आयाम हमारे तीसरे आयाम से बड़ा है। इसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक कागज़ पर एक लाइन एक दिशा में, उसे क्रॉस बना दें तो ये दो दिशाएं, और कागज़ से वो जो लाइंस हैं वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वो दो आयामी हैं। जैसे कि टीवी दो आयामी होता है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं उसमें चित्र नज़र आता है, लेकिन चित्र आगे पीछे नहीं होता। हम तीन आयामी हैं, हम आगे पीछे भी हो सकते हैं। वो चौथा आयाम है, वहाँ पर एक अलग दिशा भी है जिसमें वो जीव बढ़ सकते हैं, और वो दिशा समय नहीं है। मैंने हर एक जीव को अपने सामने देखा। उनके लिए बहुत छोटा है सब कुछ। हमें जो बड़ा नजर आता है, एक सौर मंडल, एक बड़ी गैलेक्सी, वहां पर वो एक तिनके के बराबर थी। मैं एक ही तिनके में सब कुछ देख पा रहा, और वो हमें महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो हमें परेशान नहीं करते। वो हमसे अलग हैं और अलग रहना पसंद करते हैं, और वो मुझसे बात करना चाहते थे क्योंकि उनके लिए बहुत समय बाद कोई तीन आयामी जीव चौथे आयाम में पहुंचा था। मुझे लगातार 3 दिनों तक वहां पर भेजा गया चौथे आयाम में उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे जानकारी चाहिए थी, मेरी टीम को भी जानकारी चाहिए थी। लेकिन इससे वो तालाब में असर होने लगा। पहले पहले मुझे लगा था तालाब कुछ ज़्यादा गहरा नहीं हो गया, लेकिन तीसरे दिन वो तालाब इतना गहरा था कि एक बार मैं नीचे खींचने लगा, और फिर बड़ी मुश्किल से तैरकर मैं ऊपर की तरफ आया। मशीन को उसके बाद बंद किया गया। एक और वैज्ञानिक कह रहा था तालाब नीचे की तरफ गहरा हो ही नहीं सकता, मिट्टी सख्त है, मैं झूठ बोल रहा हूं। और उसने तालाब की गहराई नापने की कोशिश की। वो तालाब की गहराई नापने के लिए गया था, वापिस नहीं लौटा। वो उस गहराई के अंदर कहीं चला गया, बाहर आ ही नहीं पाया। लेकिन वो ऑक्सीजन पाइप उससे जुड़ी थी। मैंने पानी में जाकर देखा, ये ऑक्सीजन पाइप होगी लगभग 15 से 20 फुट लंबी, लेकिन वो इतनी गहराई में पाइप जैसे खींचकर रबर की तरह लंबी हो गई थी, और वो उस गहराई में था। किसी तरह पाइप के सहारे ही उसे उस अनंत गहराई से खींचा गया। ये शायद चौथे आयाम का नतीजा था। वो वैज्ञानिक बाहर तो आ गया, लेकिन बिल्कुल स्थिर और जड़ हो चुका था, बात नहीं कर रहा था। उसका दिमागी संतुलन हिल गया था। उसे जिंदा तो कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चेतना नहीं थी, जैसे उसकी आत्मा चूस ली गई हो। फिर मैं चौथे आयाम में गया। उन जीवों को देखना चाहता था। मैं अपने उस साथी वैज्ञानिक की मदद चाहता था। वो मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भाषा को मैं समझ पाया। वो भाषा अलग नहीं थी। हम मुंह से बोलते हैं, हमने शब्द बनाए हैं, लेकिन दिमाग में बिना शब्दों के जानकारी देना पहले मुझे नहीं आता था। लेकिन चौथे आयाम में कोई बात नहीं करता, सीधे बातें समझाई जाती हैं, और मुझे समय लगा दिमाग में वो जानकारी कैसे डाली जाती है। और फिर मैं जान पाया, मेरे उस वैज्ञानिक साथी की आत्मा चौथे आयाम में फंसी है, और वो खुद चौथे आयाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि उसे खींचा गया है। वो अब ऐसे ही रहेगा, बिना आत्मा का वो शरीर। वो समझो मर चुका था। लेकिन मेरा दिमाग अलग तरीके से काम करता है।
इसीलिए मैं अपनी आत्मा को चौथे आयाम में भेज भी सकता था, वापस अपने शरीर में ला भी सकता था, लेकिन चौथा आयाम तीसरे आयाम से बार बार जुड़ रहा था, तो एक अनंत गहराई पैदा हो रही थी, ये उस तालाब के नीचे। इसके लिए 24 घंटे हमें कुछ नहीं करना था और वो गहराई बिल्कुल ठीक हो जाती, तालाब का छेद बंद हो जाता। हमने 48 घंटे इंतज़ार किया, वो छेद ठीक हुआ और फिर से हमने एक्सपेरिमेंट जारी रखा। चौथे आयाम की जानकारी मैं तीसरे आयाम तक पहुंचा रहा था। मुझे उन जीवों ने बताया वो हमें देखा करते हैं, लेकिन सिर्फ हमें ही नहीं, वो कई ब्रह्मांडों को एक समय पर देख सकते हैं। मैंने भी अपने इस ब्रह्मांड से परे दूसरे ब्रह्मांड को देखने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग का स्तर उस स्थिति पर नहीं था, इसीलिए मैं वो कर नहीं पा रहा। फिर वो जीवों से मुझे पता लगा 5 आयाम है और 5वां आयाम भी वो महसूस करते हैं, उससे वो डरते हैं और वो जानकारी चाहते हैं 5वें आयाम की, जो वो पा नहीं सकते। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे दिमाग के काम करने का तरीका कुछ अलग था। मैं बार बार वहां जाता रहा। 2 महीने मैं चौथे आयाम में उन जीवों के साथ काम कर रहा था और वहां महसूस किया 5वां आयाम कुछ अलग। वो चीज़ क्या थी? वहां से चौथा आयाम कुछ अलग नजर आता। ये मैं कर पा रहा, लेकिन चौथे आयाम के जीव नहीं कर पा रहे। इसका कारण था हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, उसके अंदर एक सूक्ष्म आत्मा और होती है। जैसे इस आयाम में हमारा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बाहर निकलती है, चौथे आयाम से 5वें आयाम में जाने का रास्ता था अपनी उस आत्मा से अपनी छोटी आत्मा को अलग करना। ये उन जीवों को नहीं आता था। उनके लिए तो वही शरीर था, साधारण आत्मा वाला शरीर, लेकिन मैं वो काम करने का तरीका जान चुका था। तीसरे आयाम से जब आत्मा को चौथे आयाम में भेजा जाता है, ये एक धक्के के समान होता है, मानो जैसे एक छेद बनाया गया है समय में तीसरे से चौथे में जाने के लिए। लेकिन अगर धक्का बहुत तेज है तो सीधा तीसरे से चौथे को पार करते हुए हम 5वें आयाम तक पहुंच सकते हैं। मेरे सामने 5वें आयाम का दृश्य था। मैं उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मैं अपना एक सूक्ष्म शरीर देख पा रहा था, मेरी आत्मा की भी आत्मा। ये अंतरिक्ष की तरह था। वहां ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा मेरी आंखों के सामने, और मैं खुद को भी देख सकता था एक ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन सिर्फ अपने एक ही रूप को नहीं। जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा, शुरू से लेकर अंत तक का पूरा समय चक्र में देख सकता था। अपना भूतकाल, अपना वर्तमान काल और अपना भविष्य काल एक ही समय में मैं महसूस कर सकता था। यहां मैंने महसूस किया सब कुछ समय ही है जो बदलाव है। समय के ना होने पर सब कुछ जड़ है। जीवन बिना समय के मौजूद ही नहीं है। समय यहां पर पैदा हो रहा था, ब्रह्मांड बनते और ब्रह्मांडों का अंत, शुरू से लेकर अंत तक मैं पूरा चक्र देख पा रहा। ये 5वां आयाम था और इस आयाम में ऐसे जीव थे मैं बता नहीं सकता था। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आकार क्या है, क्योंकि उस आकार को बताया नहीं जा सकता। मैं तो जैसे वहां देखते देखते बेहोश हो गया, जिसके बाद मुझे पानी से निकाला गया। जब मैं होश में आया, मेरे शरीर के अंदर पानी भरा था और उन्होंने कहा कुछ समय के लिए जैसे मैं मर गया था, फिर से मेरे शरीर में जान आ गई। मुझसे वो पूछ रहे थे आखिर क्या हुआ, और मैंने उन्हें बताया मैंने चौथे आयाम के परे 5वां आयाम भी देखा, लेकिन वो जो 5वां आयाम था वो हर जीवन के स्रोत की शुरुआत थी। मैंने ब्रह्मांडों को बनते देखा और अंत होते देखा। वो वैज्ञानिक मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैंने देखा, मैंने महसूस किया।
पांचवें आयाम में जाना मेरी एक गलती थी। वो तालाब का जो पानी था उसका रंग बार बार बदलने लगा था, कभी लाल कभी पीला। वो रंग इतनी तेजी से बदल रहा, इतनी तेजी से बदल रहा कि हम सब डर चुके थे और कोई उस तालाब में दोबारा जाना नहीं चाहता था। अब हम चौथे आयाम के उन जीवों को अपने पास महसूस भी कर सकते थे। वो खुद हमसे दूर रहते थे क्योंकि हम उनके लिए बहुत छोटे थे। वो सिर्फ हमें देखते थे, कुछ करते नहीं थे। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया था, एक ऐसा छेद तीसरे आयाम से सीधे पांचवें आयाम का। वो हमें जानना चाहते थे आखिर 3 आयामी जीव चौथे आयाम के जीवों से ऊपर कैसे निकल गए। वो समझना चाहते थे और वो डरे हुए भी थे। उन्होंने भी चौथे आयाम में कुछ ऐसा महसूस किया था जो उन्हें डरा रहा था। पांचवें आयाम में कुछ ऐसा है उन्हें नहीं पता था, समय से बाहर देखना। वो कभी नहीं कर पाए जो मैंने किया था। और कई जीव चौथे आयाम के वो जड़ हो गए, वो हिल नहीं पा रहे थे। वो पत्थर की तरह एक जगह रुके हुए। मैं देखना चाहता था ये, लेकिन तालाब में जाने से मेरे साथी मुझे मना कर रहे। लेकिन मुझे जाना ही था। मुझे जानना था, वो पांचवें आयाम में महसूस करना था दोबारा। पहले मैं चौथे आयाम में गया, देखा उन जीवों को। मैंने शरीर को छोड़ा था तो इस आयाम में अपनी आत्मा को लेकर आया था। यहां पर जितने भी शरीर थे ये आत्मा से बने थे, लेकिन यहां पर भी वो स्तब्ध रह गए, वो जड़ बन गए। क्या उनकी आत्मा और उसके अंदर की सूक्ष्म आत्मा भी चूस ली गई थी? वो मर गए थे क्या? ये जानने के लिए मुझे पांचवें आयाम में जाना पड़ा। तीसरे से सीधे छेद बनाकर वो पांचवें आयाम में। मैं एक बार और उस पांचवें आयाम में गया था, लेकिन वापिस आने के बाद मेरे शरीर में बदलाव हो चुके थे। मुझे अब तालाब के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। मेरा शरीर ऐसे ही काम करता। मैं अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर सकता था और उस आत्मा से सूक्ष्म आत्मा को भी अलग कर सकता था। तो मेरे शरीर को अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। मैं शरीर में बदलाव ला सकता था। पानी में सांस लेना, बिना सांस लिए जिंदा रहना और कण से दूसरे कण को महसूस करना। मैंने पांचवें आयाम में अपने साथियों का भविष्य महसूस किया, लेकिन हमें जैसा भविष्य दिखता है वो भविष्य वैसा नहीं होता। अनंत संभावनाएं। मुझे अनंत संभावनाओं वाला भविष्य नजर आया। हमारा मानना है कि भविष्यवाणी होती है कि भविष्य में ये सब होगा, लेकिन ये सच्चाई है ही नहीं। कोई भी इंसान कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये सरासर झूठ है, क्योंकि भविष्य एक अनंत संभावनाओं से बना हुआ है। मैंने पांचवें आयाम में धरती को परमाणु युद्ध से खत्म होते हुए भी देखा और ये भी देखा परमाणु हथियार अपने आप कैसे खत्म होंगे, और इंसानों ने कभी परमाणु हथियार बनाए ही नहीं। हर तरह की संभावना मैं देख पा रहा। ये सिर्फ समय है जो बदलाव लाता है, और संभावनाएं अलग अलग तरह की। इसे ही जीवन कहा जाता है। एक ही समय पर अलग संभावनाओं वाले ब्रह्मांड चलते हैं, और ये सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में होता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड वहां पैदा हो रहे थे और उसी क्षण खत्म हो रहे। बाकी इसमें जो समय बन रहा वो सूक्ष्म आत्मा से बन रहा था। कह सकते हैं जैसे आप रंग बिरंगी तारें देखते हैं, ऐसी तारें एक जगह से जुड़ी हुई, हर अलग रंग की तार अलग संभावना। और मैंने एक ऐसे ही संभावना को महसूस करने की कोशिश की, क्योंकि पांचवें आयाम के उन जीवों से मैं बात नहीं कर सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो मेरे करीब तो आते, लेकिन मैं समय से बंधा हुआ महसूस करता। मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन वापस आने के बाद मैंने उस तालाब का पानी सूखा हुआ पाया। मैंने अपने साथियों को कटा हुआ, जला हुआ पाया। एक परमाणु धमाके से
इस पूरी जगह को खत्म पाया, लेकिन मेरा शरीर बच चुका था, क्योंकि मेरी आत्मा और मेरी सूक्ष्म आत्मा जो इससे जुड़ी थी वो इसे खत्म होने नहीं देती। ब्रह्मांड से छेड़छाड़ में मैंने एक अलग संभावना को जन्म दिया, लेकिन मुझे उस संभावना को जन्म देने से पहले सब कुछ खत्म करना भी सीखना था, ताकि मैं सब कुछ ठीक कर पाता। मैंने अपने हाथों तबाही की थी और मैंने अपने हाथों सब कुछ ठीक किया। और जब मैं अपने साथियों को ये बता रहा था कैसे मैंने उनकी सड़ी हुई चमड़ी देखी, जली हुई चमड़ी देखी थी, मुझे लगा था हर चीज़ का अंत हो गया है, लेकिन मैंने उसमें बदलाव किया और मैंने उस संभावना से जो नया बना था उसे खत्म किया। यानी कोई इंसान 5वें आयाम में बदलाव कर दे तो ये एक नई संभावना पैदा होती है, जो एक समय चक्र की तरह है, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। अगला 1 महीना मैं 5वें आयाम में जाता रहा और चौथे आयाम के जीव मुझे रोकने की कोशिश करते, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे। मेरे शरीर को खत्म नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मांड की हर एक संभावना में मेरे शरीर को खत्म करना असंभव हो चुका था। इसीलिए मैं 5वें आयाम में अब चौथे आयाम का बदलाव कर सकता था, जिससे चौथे आयामीय जीव डरने लगे थे और वो मेरे आयाम में बदलाव लाना चाहते थे। मैंने वो बदलाव भी रोका। 1 महीने में मैंने 5वें आयामीय उन जीवों से बात करना सीख लिया था। उनका जीवन निर्माण के लिए ही था और उनका अंत भी निर्माण के लिए ही था। ब्रह्मांडों की उत्पत्ति वहीं से हो रही थी और ब्रह्मांडों का अंत भी वहीं पर हो रहा था। मैं उन जीवों से बात कर पा रहा, बिना शब्द के, बिना ज्ञान के। वो बातचीत मेरी समझ से बाहर थी और उसे मैं बता तक नहीं सकता। और वापस आने के बाद मैं बिल्कुल स्थिर हो जाता। मेरे साथी वैज्ञानिक मुझसे पूछते आखिर उन्होंने क्या बताया। मैं वहां जड़ हो जाता, स्थिर हो जाता और फिर कहता। वापस आने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा जो दिमाग है बहुत छोटा है। मैं उन चीज़ों को याद ही नहीं रख सकता, और अगर मैं उन्हें याद भी रखता हूं तो मैं उसे बता नहीं सकता। वो पूरा का पूरा ज्ञान बस 5वें आयाम तक ही है। कह सकते हैं कि एक इंसान का दिमाग और इंसान की जानकारी आप चींटी के दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे तो चींटी वो कर ही नहीं सकती। ऐसे मैं 5वें आयाम में सूक्ष्म आत्मा में था। यहाँ पर एक साधारण 3 आयामीय शरीर में तो मेरा मस्तिष्क उसके काबिल नहीं है कि मैं बता पाऊं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी थी। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था। अब वो ये सब जानकारी किसी सरकार को देना नहीं चाहते थे या मानवता की भलाई के लिए नहीं। हम उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे। कोई अपना फ़ायदा नहीं चाहता था। हर किसी को वो अटल सत्य जानना था। उसके पार क्या है, हम क्यों बने हैं, हमारा अंत क्यों होगा, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जीवन का कोई तो कारण होगा। जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर ब्रह्मांडों की शुरुआत 5वें आयाम से होती है तो 5वें आयाम में भी जीव हैं। उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या कोई छठा आयाम भी है? 5वें आयाम के जीव छठे आयाम के बारे में कुछ तो जानते थे, जिससे वो डरते भी थे, लेकिन इसी में वो आनंद भी मानते थे और इसी में वो सुख का अनुभव भी करते थे। लेकिन छठे आयाम में जाने का वो रास्ता नहीं जानते थे। रास्ता मैं ढूंढना चाहता था। मैं 1 महीने तक ये सोचता रहा कि मैं 5वें ही आयाम में रुकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ छठे आयाम में जाना, एहसास करूँ आखिर इससे ऊपर क्या है, चाहे इसमें मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। उन्हें तरीका नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर था
जो पांचवें आयाम के जीव हैं उनसे चौथे आयाम के जीव निकले हैं, और जो चौथे आयाम के जीव हैं उनसे हम सब इंसान जो तीसरे आयाम के जीव हैं वो निकले हैं। मैं बस वो पांचवें आयामों के जीवों का स्रोत देखना चाहता था, उनसे ऊपर, और 1 महीने में मैंने एक तरीका ढूंढा, पांचवें आयाम से भी परे। हमें उस जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। जैसे तीसरे आयाम से शरीर से बाहर जब आत्मा को धकेला जाता है वो चौथे आयाम तक पहुंच जाती है, और अगर उसमें सूक्ष्म आत्मा को उससे भी ज़्यादा तेज़ी से धकेला जाए तो छेद बनाकर वो पांचवें आयाम तक पहुंच जाती है। लेकिन सूक्ष्म आत्मा के अंदर और कुछ नहीं होता, तो हम और ज़्यादा ऊर्जा को कहाँ से लेकर आएं ताकि हम छठे आयाम तक पहुंच पाएं। वो तरीका था शरीर, आत्मा और सूक्ष्म आत्मा तीनों के समेत हम छठे आयाम को महसूस करें। पूरी ऊर्जा एक ब्रह्मांड के बनने से एक ब्रह्मांड के अंत की वो ऊर्जा, यानी कि कुछ नहीं में ही सब कुछ है। मैं इसे कैसे बताऊं? मैं वो तरीका ढूंढ चुका था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती, और वो ऊर्जा को पैदा करना कोई आसान काम नहीं था। वो ऊर्जा मुझे चौथे आयाम से लेनी पड़ी, और चौथे आयाम की वो ऊर्जा पांचवें आयाम से। ऐसे वो ऊर्जा तीसरे आयाम में मैं लेकर आया, एक अनंत ऊर्जा, और वहाँ से सीधा छठे आयाम का वो सफ़र मैं एक बार जिंदगी में महसूस करना चाहता था। और उस ऊर्जा को केंद्रित करने के बाद मैंने एक सीधा रास्ता बनाया छठे आयाम का। ये एक काली अंधेरी गुफा की तरह था। जैसे मैं उस गुफा में सशरीर खिंच रहा था, सीधे धरती से चौथे आयाम के जरिए पांचवें आयाम के उस अंधेरे गुफा में खिंचता खिंचता छठे आयाम को महसूस करना चाहता था। सफर बड़ा लंबा सा लग रहा। वो भयावह अंधेरी गुफा थी, कुछ नहीं था, पूर्ण अंधेरा। और फिर सामने मुझे नजर आई एक रोशनी, सफेद रोशनी। मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं पांचवें आयाम से छठे में जा रहा था, तो पांचवें आयाम को महसूस कर पा रहा पूर्ण रूप से, और पांचवें आयाम में ब्रह्मांडों का बनना और उसके समय को भी मैं देख रहा। अब मुझे अनंत संभावनाओं में एक पूर्ण संभावना नजर आने लगी। पूर्ण संभावना वो होती है जो सभी संभावनाओं से जुड़ी है, यानी एक अटल सत्य। चाहे जो हो जाए वो तो सत्य सत्य ही है, ना तो उसे बदला जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मैंने अपने शरीर को तीसरे आयाम में खत्म होते हुए देखा। मैंने महसूस किया मेरा शरीर एक केंद्र बिंदु में समाता जा रहा है, और जब मेरा शरीर समाना शुरू हुआ, मैंने अगले पल का भविष्य देखा। वो छेद बड़ा होता जाएगा, एक अंधेरे कुएं की तरह, ब्लैक होल। मेरा शरीर एक ब्लैक होल बन जाएगा, जो ना सिर्फ धरती को अपने अंदर समा लेगा, बल्कि पूरे के पूरे सौर मंडल को अपने अंदर समा लेगा। मैंने खुद को पीछे किया, उस गुफा से मैं वापस आया, और मेरे शरीर का वो केंद्र जो ब्लैक होल में बदलने वाला था, मैंने उसे रोका। मैं समझ चुका था मेरे छठे आयाम में जाने का मतलब मेरे इस सौर मंडल का अंत है, एक बड़े ब्लैक होल का जन्म। मेरे साथी वो वैज्ञानिक इसे मानने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा एक सुपरनोवा से ही एक ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है, एक इंसान से निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उन्हें कहा, जहां पर मैं जाकर आया हूं, मैंने ब्रह्मांडों का जन्म भी देखा है, और शायद अब मैं जानता हूं
एक ब्लैक होल का निर्माण भी कैसे होता है। शायद जो छठा आयाम है वो ऊपरी आयाम है। जो भी यहां से छठे आयाम तक पहुंचता है वो एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। और ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं जो इस बात को साबित करते हैं। इससे पहले भी छठे आयाम का सफर कोई जीव कर चुका है, और वो एक नहीं है, वो भी अनंत है जो हमारे ब्रह्मांड में है। कई ब्लैक होल, सबने छठे आयाम का सफर किया है, और पीछे जहां पर वो थे उसका अंत भी उन्हीं के हाथों हुआ है। मेरा ये बताना काफी था। मेरे साथी डर चुके थे। अब वो किसी ब्रह्मांड से नहीं डर रहे थे, किसी आयाम से नहीं डर रहे थे, भूत से या किसी और जीव से नहीं डर रहे थे। वो मुझसे डर रहे थे। मैं जीवन का अंत कर सकता था, और उन्हें पता था मैं कोशिश करूंगा छठे आयाम में जाने की। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं ये संभावना भी देख चुका था। मैंने उन्हें रोका। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा आसान था। मेरे शरीर को काटा नहीं जा सकता था। मैं तत्व को अलग कर सकता था। मेरे शरीर के हर एक कण को मैं अलग कर सकता था और जोड़ भी सकता था। यानी मुझे 1000 हिस्सों में काट दिया जाए, उसके बावजूद मैं दोबारा जुड़ सकता था। मुझे मेरी आत्मा और उसके अंदर की सूक्ष्म आत्मा का स्रोत पता लग गया था। तो 3 आयामीय जीव मेरा अंत नहीं कर सकते थे। तो चौथे आयामीय जीवों ने यह कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हार मान ली। मैं उनके पार जा चुका था। वो मुझे इसलिए रोकना चाहते थे। वो ब्लैक होल जो तीसरे आयाम में एक सौरमंडल और हो सकता है एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को खा जाए, वो चौथे आयाम में भी इसका असर करेगा। चौथे आयाम में भी नुकसान होगा, और उस आयाम के बड़े जीवन का भी अंत। ये अंत सीमित रहेगा 5वें आयाम तक, क्योंकि वहां पर ब्रह्मांडों का जन्म होता है। लेकिन वो ब्रह्मांडों में बदलाव नहीं ला सकते, इसीलिए वो बंधे हुए थे। लेकिन डर उन्हें भी था। उन्होंने शायद पहले ये देखा होगा, इससे कुछ बड़ा तो होता है। लेकिन मैं एक बार छठे आयाम को देखना चाहता था। रोका तो सबने, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। क्या है छठे आयाम में, मैं एक बार देखूंगा जरूर। और अगर मेरा शरीर एक ब्लैक होल में बदल जाएगा, तो जिसे मैं चाहता हूं, जो मेरा अपना है, हर कोई खत्म हो जाएगा। क्यों ना मैं छठे आयाम में बिना गए सिर्फ उसे छूकर वापस आऊं। मैं वो पूरा रास्ता नहीं बनाऊंगा, तो वो छेद जो ब्लैक होल में बदलेगा वो रूप नहीं लेगा, लेकिन मैं बस देख पाऊंगा एक झलक। और मैंने उसकी शुरुआत की, वो ऊर्जा को इकट्ठे करते हुए, तीसरे से सीधा चौथे और चौथे से सीधा 5वें और 5वें से उस गुफा के जरिए छठे आयाम की बिल्कुल शुरुआत में खुद को रोके हुए मैंने देखा वहां जीवन भी था, और वो जीवन निर्जीव भी था। वहां मैंने कई जीव नहीं देखे, कुछ था जो सिर्फ एक था। और जब मैंने उसे महसूस किया, मैं क्या बताता, सिर्फ कुछ एक। और फिर मैं वापिस आ गया। वो अच्छा भी था, वो एहसास बुरा भी था। मैं कैसे बताऊं। मेरे साथी जानना चाहते थे कि मैंने अंत नहीं किया है, आखिर मैंने देखा क्या। और मेरे एक ही शब्द थे, वो एक ही था। उनका सवाल था, क्या एक ही था, मैंने क्या देखा। और मेरा जवाब एक ही था। मैं बड़बड़ाने लगा था। मुझे शब्दों का बोध नहीं रहा था। मैं कहने लगा था, एक ही था, तुम भी एक ही हो, मैं भी एक ही हूं। मैं तुम हूं, तुम मैं हूं, सब एक ही है,
कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह खास हैं, शायद आप मेरी बातों को समझ पाएं।